हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए और हमेशा की तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए पढ़ाई को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऊष्मा एवं तापमान। इसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर रखी थी। कौन सी वाली नोट्स थी? क्लास 11 वाली नोट्स थी। और तारीख कौन सी वाली थी? 28 अप्रैल वाली डेट थी। ठीक है, नोट्स नहीं है फेसबुक पे पेज पे जाइए KKIT से बेकार बंद, वहाँ पे नोट्स को उठाइए, डाउनलोड कीजिए। दिक्कत होती है हमें संपर्क कीजिए, पूछिए नोट्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक हम छोटा सा रिकैप दे देते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ रहे थे। ऊष्मा स्थानांतरण के जो आपकी थी प्रणालियां वो 3 प्रकार की थी: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन मतलब किसी ठोस के द्वारा, कन्वेक्शन मतलब किसी तरल या फिर गैस के द्वारा, और रेडिएशन मतलब किसी किरण के द्वारा गर्मी का अगर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्लियर है? फिर था आपका क्या बोलते हैं उसे, टेम्परेचर, तापमान। वो क्या करता था? वो एक मात्रक था जो कि बताता था कि चीजें कितनी गर्म है या फिर चीजें कितनी ठंडी हैं। ठीक, फिर जो कि तीसरी उसमें क्या था, 4 चीजें पढ़ना था हम लोगों को: बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। इस पर आप कि कोई भी तरल पदार्थ या फिर वस्तु क्या होता है, भाप बनना चालू होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, कोई भी आपका ठोस पदार्थ या वस्तु पिघलना चालू हो जाएगा जिस पॉइंट पे, वो आपका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। अब आज जो शुरू करना है वो क्या क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। तो शुरू करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं क्या है फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। तो यहां पे है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, दिख भी रहा होगा आपको, ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देख भी रहे होंगे यहां पे, जस्ट मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा आपका क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या कहता है कि वह तापमान जिसपे कोई द्रव या तरल अवस्था से, जिसमें कोई द्रव तरल अवस्था से, जिसमें कोई द्रव है मतलब ये द्रव, तरल अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट से ठोस अवस्था, ये है ठोस अवस्था, तरल अवस्था, ठोस अवस्था। तो कोई भी द्रव क्या होता है कि तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, प्रारंभ कर देती है जिस पॉइंट पे, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान देंगे ये जो शब्द है ना प्रारंभ, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस जगह से वो स्टार्ट कर देती है लिक्विड किसी ठोस में बदलना, या फिर अगर हम ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट कर देती है भाप में बदलना, या फिर हम कह सकते हैं जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट कर देती है तरल में बदलना, तो जिस जिस पॉइंट से वो स्टार्ट कर देती है ना, उसी पॉइंट को आपको मान के चलना है कि वही आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर वो मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पे जो आपका द्रव्य है, जो ये जो द्रव्य है, द्रव्य कुछ जरूरी नहीं कि पानी हो, कुछ भी हो सकता है, तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना चालू कर देगा, वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पॉइंट से वो स्टार्ट कर देगा बदलना, वो आपका हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे शुद्ध जल की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे शुद्ध जल की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि अगर आपका जो पानी है वो बिल्कुल शुद्ध पानी है, तो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना वो चालू कर देगा। तो ये क्या हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपका जो है वो है लास्ट, वो क्या है? वेपराइजेशन। देख भी रहे होंगे यहाँ पे केटली है, इसमें चाय वाय कुछ भी हुआ करता होगा, इसमें से भाप निकल रहा है, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइस मेकर है, मतलब चावल बनाने वाला सॉसपैन वगैरह है। इस पे क्या है कि वो भाप के रूप में वो तब्दील हो रहा है, अंदर का जो पानी है वो भी है। तो इसके बारे में क्या कहता है वेपराइजेशन? क्या कहता है, किसी पदार्थ को द्रव या तरल अवस्था से, किसी पदार्थ को क्या कहता है? द्रव या तरल अवस्था से वाष्प अथवा गैस की अवस्था बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल देते हैं आपको हम।
बारिश का ही मौसम है, बारिश वारिश होते रहती है बीच बीच में। बारिश हुई, जमीन ने सारे के सारे पानी को सोख लिया, काफ़ी अच्छा मौसम लगा, ठंड है, हाँ अच्छी ठंड लग रहा है, चलो भाई आराम लग रहा है। लेकिन अगले ही दिन क्या होगा, काफ़ी तेज धूप आ जाएगा, काफ़ी तेज धूप निकल गई। अब आपको नॉर्मल गर्मी की तुलना में भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी। कभी सोचा कारण, इसका कारण क्या था? जो पानी जमीन ने सोख रखा था, अब क्या हो रहा, वही पानी वेपराइज हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा जमीन से निकल के ऊपर की ओर जा रहा है, जिस कारण से गर्मी आपको और ज्यादा महसूस होने लग रही है। ठीक है, सुने होंगे आप कि स्टीम इज मोर एनर्जेटिक देन बॉइलिंग वाटर या फिर हॉट वाटर। जो आपका स्टीम होता है ना, गर्म स्टीम, वो गर्म पानी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर गर्म पानी से आपका हाथ जल जाता है तो आपको कम दर्द महसूस होगा, लेकिन अगर किसी स्टीम मतलब समझ रहे हैं, जो आपके घर में इस्तेमाल करना प्रेशर कुकर, कभी जो प्रेशर कुकर जो सीटी निकलती है ना, कभी उससे हाथ जला के देखो, या फिर कभी इनकेस, मतलब जलाना नहीं है हम कह रहे हैं, इनकेस कभी अगर उससे जलता है, या फिर अगर घर में आपकी माताएं बहनें रोटी बना रही हैं, रोटी बनाने के दौरान अगर गलती से रोटी में का अंदर का जो भाप है वो निकल के अगर आपके हाथ में लग गया, तो देखो बिल्कुल बिल्कुल किस प्रकार से होती है जलन। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपको भाप है वो गर्म पानी से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर समझा रहे थे आपको हम, कि जो भाप है वो क्या हो रहा है कि पानी से, मतलब क्या है कि द्रव्य या तरल से वाष्प अथवा गैस की अवस्था में तब्दील होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यह वाष्पीकरण क्या है, तरल अवस्था या द्रव्य जो भी रहेगा तरल अवस्था में ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे वो वाष्प मतलब वेपर या फिर गैस की अवस्था में वो तब्दील हो जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, वाष्पीकरण कहेंगे, या फिर इवापोरेशन कहेंगे, फिर वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। वाष्पीकरण ठंडक उत्पन्न करती है। वाष्पीकरण क्या करती है, ठंडक उत्पन्न करती है। अब इस लाइन का जो मतलब आपको हम समझा रहे हैं, गर्मी के दिनों में आप देखे भी होंगे, नहा के निकले, पंखे के पास आ गए, बड़ा मजा आया। काफी गर्मी, मान के चलो कि काफी गर्मी है, जून जुलाई का महीना है, आप नहा के निकले, बिल्कुल पंखे के पास आके खड़े हो गया, बड़ा अच्छा, ठंड लगी, लेकिन कितने देर तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, और उस 10 मिनट के बाद गर्मी और ज्यादा लगने लगती है। कारण कभी सोचे? कारण ये था, जब आप नहा के आए तो आपका शरीर गीला था। ठीक है, आप जब पंखे के पास आए तो पंखे की हवा आप पर लगी, और जो पानी की जो कण छोटे छोटे आपके सर पे थे या फिर आपके शरीर पे थे, वो सूखने लगे, इवापोरेट होने लगे, वाष्पीकरण होने लगा, जिस कारण से आपको ठंडक का एहसास हुआ कि हाँ भाई चलो ठंड लग रही है, अच्छा लग रहा है, ठंडक लग रही है। तो आपको ऐसा लगा कि हाँ ठंडक लग रही है, मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ठंडक वास्तविकता में ठंडक नहीं है, वो क्या है, वाष्पीकरण है। ठीक है, घड़े का पानी कैसा ठंडा हो जाता है, घड़े में पानी में डाले आप, घड़े में डाले आप पानी, छोड़ दिए, देखा होगा आपने, जो घड़ा है वो धीरे धीरे पसीजता है, पूरा गीला हो जाता है, वो गीला होता है ना, और वो गीला होने के कारण क्या हो रहा है, वो एक्चुअली में गीला नहीं हो रहा है, वो उस जो पानी जो उस पूरे घड़े को कवर कर ले रहा है, मतलब भिगा दे रहा है, भिगो दे रहा है, वो पानी गर्मी के कारण क्या धीरे धीरे वाष्पीकरण हो रहा है, जिस कारण से वो घड़ा पूरा का पूरा ठंडा हो जा रहा है। और एग्जांपल देते हैं आपको, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कभी आप हाथ में लगाते होंगे सैनिटाइजर वगैरह, तो जैसे ही आपने हाथ में स्प्रे किया सैनिटाइजर, जो बिल्कुल अच्छे उत्तम क्वालिटी का सैनिटाइजर रहेगा, जो कि बिल्कुल हाथ में टिकेगा नहीं, तुरंत वो हवा में उड़ जाता है, देखा भी होगा आपने, स्प्रे किए, जैसे हल्का सा हाथ से रब किए, वो पूरा का पूरा हाथ से गायब हो जाएगा, हाथ में दिखेगा ही नहीं कि आपका हाथ गीला भी है। कभी आप नोटिस किए कि उस तरह का सैनिटाइजर लगाने के साथ ही आपके हाथों में थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, वो ठंडक नहीं है, वो वाष्पीकरण है, हाथ में लगाए तुरंत वो हवा में उड़ गया।
तुरंत वो इवापोरेट हो गया, तो क्या हुआ, वो वाष्पीकरण हो गया, तो आपको ठंडक का एहसास देके गया। ठीक है, तो यही है वाष्पीकरण। होता क्या है कि तरल अवस्था से या फिर क्या होती है, वो वाष्प या फिर गैस की अवस्था में तब्दील हो जा रही है। जो सैनिटाइजर आपने हाथ में लिया वो तरल था, तरल अवस्था में था, हल्का सा रगड़े वो तुरंत उड़ गया, वाष्प अथवा गैस की अवस्था में वो तब्दील हो गया, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे वाष्पीकरण हुआ, जिस कारण से आपके हाथों में ठंडक का एहसास हुआ। या फिर कभी अगर देखिए घर में अगर पेट्रोल वगैरह कहीं होगा या फिर पेट्रोल पंप में अगर पेट्रोल वगैरह लेने जाते होगे, पेट्रोल थोड़ा सा हाथ में गिराओ, ठंडक महसूस होगी वहाँ पे, वो ठंडक नहीं हो रही है, वो वहाँ से उड़ रहा है हवा में, वाष्पीकरण हो रहा है उसका, इस कारण से वहाँ पे ठंडक महसूस हो रही है। तो वही कहता है कि जो वाष्पीकरण है वो क्या करती है, ठंडक को उत्पन्न करती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको वाष्पीकरण एग्जैक्टली है क्या वाष्पीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे क्या है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है। क्या है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसमें आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है ये दोनों टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपरेशन खत्म हो जाता है। आपका जो अगला है वो क्या है, स्केल ऑफ टेम्परेचर, ताप के पैमाने। ताप मतलब टेम्परेचर, उनको नापने के जो पैमाने हैं वो क्या है, ताप के पैमाने। कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, 4 हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन और र्यूमर। चलो दिख रहा है ना वहाँ पे। पहला वाला है ये फ़ारेनहाइट, दूसरा वाला है ये सेंटीग्रेड, तीसरा वाला है ये केल्विन और चौथा वाला है ये र्यूमर स्केल। टोटल कितने हैं, 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप तापमान को नापेंगे तो इन्हीं 4 में ही नाप सकते हैं, चाहे तो फ़ारेनहाइट में या तो सेंटीग्रेड में या तो केल्विन में या तो र्यूमर में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब इसके अलावा किसी अदर पैमाना कोई है ही नहीं कि उसको आप उसमें नाप सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं जैसे क्या क्या है। सबसे पहला आपका है फ़ारेनहाइट स्केल, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, ये है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, स्केल से तो समझ में आता होगा कि वो लकड़ी वाली स्केल या फिर वो प्लास्टिक वाली स्केल आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गया आपका नॉर्मल सा स्केल। लेकिन क्या है कि जो आपका टेम्परेचर का जो पैमाना नापा जाता है उसको अलग स्केल में नापा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा क्या है, जो आपका पहला है फ़ारेनहाइट स्केल, क्या कहता है कि ब्रिटिश सिस्टम में ताप की इकाई फ़ारेनहाइट होती है। कहाँ पे, ब्रिटिश सिस्टम में ताप की इकाई फ़ारेनहाइट होती है। क्या होती है, फ़ारेनहाइट होती है। इस स्केल में शुद्ध पानी की फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। यह स्केल 180 बराबर भागों में बांटा जाता है और हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। समझेंगे बिल्कुल ध्यान से इसको, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आपका ये फ़ारेनहाइट स्केल है ना, ये जो बेसिकली है इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में इस्तेमाल किया करते थे। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या था कि जो ताप की जो इकाई थी वो क्या थी, फ़ारेनहाइट। जो नापने की जो प्रक्रिया थी वो किस में नापते थे हम लोग, फ़ारेनहाइट में। इस स्केल में शुद्ध पानी की फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, शुद्ध पानी मतलब क्या हो गया, बिल्कुल उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई बिल्कुल शुद्ध जल है तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी होगी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो जमेगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो उबलना चालू होगा। तो इस स्केल के अनुसार शुद्ध जल की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितनी होगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितनी होगी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस स्केल को क्या होता है, 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। जो स्केल देख रहे हैं ना आप, इस स्केल को, इस स्केल को क्या कहता है, 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। बिल्कुल बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर बराबर 180 बराबर भागों में बांटा जाता है और हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या है कि 180 बराबर भागों में क्या करेंगे, इसको हम लोग बांट देंगे। कितने बराबर भागों में,
180 बराबर भागों में। एग्जाम में सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट स्केल को कितने बराबर भागों में बांटेंगे हम, तो आपका जवाब क्या होगा, 180 बराबर भागों में बांटेंगे। और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं हम, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कहते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितने भाग बांट रहे हैं, 180 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, अगला है सेंटीग्रेड स्केल। क्या है, सेंटीग्रेड स्केल। क्या कहता है कि मेट्रिक सिस्टम में ताप की इकाई सेंटीग्रेड है। क्या है, सेंटीग्रेड होती है। इस स्केल में शुद्ध पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और उसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इस स्केल को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो था आपका ब्रिटिश सिस्टम में, जो आपका फ़ारेनहाइट था ना, वो क्या था, ब्रिटिश सिस्टम में। मैट्रिक सिस्टम में क्या हो जाता है, सेंटीग्रेड। ब्रिटिश सिस्टम में फ़ारेनहाइट, मैट्रिक सिस्टम में सेंटीग्रेड। ठीक है, इस स्केल में क्या होता है कि जो शुद्ध पानी या फिर शुद्ध जल है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब वो जमने का जो पॉइंट है, वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। जो ये सब टर्म्स है ना, 0 डिग्री, 100 डिग्री, इसके पहले वाले में जो फ़ारेनहाइट वाले में था, ये था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब को बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम यहाँ पे आपको कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो क्या होगा, शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और क्या किया जाता है कि इस स्केल को क्या किया जाता है कि 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने बराबर भागों में, 100। वहां पे क्या था, फ़ारेनहाइट में 180 बराबर भाग थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 बराबर भाग। और हर एक को क्या कहेंगे हम, 1 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है और सेंटीग्रेड को, सॉरी सेल्सियस को, और फिर सेंटीग्रेड कह सकते हैं, सेंटीग्रेड स्केल क्या कहते हैं हम लोग, 100 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, दो क्लियर हो गए, फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल। तीसरा है केल्विन स्केल। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन, तीनों का क्या किया गया है, एक तुलना किया गया है कि तीनों में आपस में संबंध किस प्रकार से बनते हैं। जब इसका 212 है तो उस समय इसका 100 होगा, इसका 373 होगा। अगर इसका 77 है तो इसका 25 हो जाएगा, इसका 298 हो जाएगा। अगर इसका 32 है तो इसका 0, इसका 273, आपस में क्या होंगे, सब के सब बराबर होंगे। तो वो कैसे होगा आपको हम समझाएंगे आगे करके। इसमें क्या कहता है, केल्विन स्केल में, इस स्केल में शुद्ध पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन माना जाता है। इस स्केल को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और हर एक पार्ट को हम 1 केल्विन कहते हैं। क्या कह रहा है कि सेम कहानी है, शुद्ध जल को लेना है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 273 केल्विन होगा। और उसी शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन माना जाएगा, केल्विन स्केल के मुताबिक, केल्विन स्केल के अनुसार। क्या फिर क्या कहता है कि इसको भी क्या करते हैं हम, 100 बराबर भागों में बांटते हैं और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं हम, 1 केल्विन। दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये आपका केल्विन स्केल है। ठीक है, तो क्या था कि ये 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और हर एक भाग को क्या कहते हैं हम, केल्विन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक स्केल का जो ये बनाया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो आपका पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप मान के चल रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल के तो 212 है, सेंटीग्रेड में 100 है और केल्विन में कितना हो जाएगा, वो 373। दिखा देते आपको हम, है ना, यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में कितना है, 212, 212 100 है ना, 212 है फ़ारेनहाइट में, 100 यहाँ पे है और केल्विन में कितना था, बॉइलिंग 373, तो यहाँ पे है 373। उसी प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट में क्या था, 32 0 273। दिखा देते आपको हम, यहाँ पे आपका है ना 32 0 और 273। तो क्या है कि तापमान एक ही है, लेकिन क्या है कि अलग अलग स्केल में अलग अलग रीडिंग्स उनके अनुसार वो आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल केल्विन के बारे में। फिर से आपको हल्का सा हिंट अप कर देते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन।
फ़ारेनहाइट में 180 बराबर भाग, केल्विन में 100 बराबर भाग, और आपका सेंटीग्रेड में भी 100 बराबर भाग। ठीक है, लास्ट वाला आपका है रीमर स्केल, दिख रहा होगा आपको, ये आपका रीमर स्केल है। ठीक है, क्या कहता है कि सेम कहानी है, शुद्ध पानी को लेना है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी हो जाएगी 0 डिग्री रीमर, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो जाएगी 80 डिग्री रीमर। इस स्केल का कितना है 80 बराबर भागों में बांटा जाता है, और हर एक पार्ट को हम 1 डिग्री रीमर कहते हैं। जिस प्रकार से चलता आ रहा था कि शुद्ध जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा उसके लिए 0 डिग्री रीमर, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 80 डिग्री रीमर। उसको क्या कहते हैं हम लोग 80 बराबर भागों में बांट देते हैं, और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं हम 1 डिग्री रीमर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 80 बराबर भाग, और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं हम 1 डिग्री रीमर कहते हैं। तो जिसको बिल्कुल देखिए इस टॉपिक पे जो है ना, इस एग्जाम में सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकते हैं, केवल डिजिटल वैल्यूज पे। डिजिटल वैल्यूज मतलब क्या है, अब इसके बारे में ज़्यादा तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जो इसकी बेसिक फंडे हैं, जैसे क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी और बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो 180 बराबर भागों में बांटा जाएगा। सेम कहानी सेंटीग्रेड के लिए है। सेंटीग्रेड स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी, तो 0 डिग्री होगी, बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी, तो 100 डिग्री होगी। कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो 100 बराबर भागों में बांटा जाएगा। केल्विन स्केल में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे होगी 273 पे होगी, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे होगी 373 पे होगी। कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो 100 बराबर भागों में बांटा जाएगा। रीमर में क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे होगी, तो 0 डिग्री रीमर पे होगी, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे होगी, तो 80 डिग्री रीमर पे होगी। कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा, तो 80 बराबर भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया ना आपको, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा, केवल ये 3 चीजें याद रखना है आपको स्केल्स के बारे में। फ्रीजिंग सब अगर पूछ देगा कि हाँ फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग कितने पे होगा, बॉइलिंग कितने पे होगा, केल्विन स्केल के अंतर्गत फ्रीजिंग कितने पे होगा, बॉइलिंग कितने पे होगा, कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार से सेंटीग्रेड और रीमर। ठीक है, तो जो 3 वैल्यूज जो है फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कितने बराबर भागों में बांटा जाएगा, इन 3 को क्या करना है आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे है सभी स्केल में अंतर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चारों स्केल है, ये है आपका सेंटीग्रेड, ये है आपका फ़ारेनहाइट, ये है आपका केल्विन, और ये है आपका रीमर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेंटीग्रेड में कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना होगा 373 केल्विन, और रीमर में कितना होगा 672 रीमर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेकंड वाला, ये वाला मतलब कि जो इंसान का जो शरीर का तापमान है वो कितना है, सेंटीग्रेड में कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान देंगे आप, जो थर्मामीटर से आप नापते हैं ना उसमें सेल्सियस भी रहता है और फ़ारेनहाइट भी रहता है। तो जो 98.6 डिग्री होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो आप देखते जब होंगे तो हमेशा देखते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में देखते हैं, हाँ कितना है भाई, तो हाँ 98 है, 99 है, एरो मार्क है। हाँ 99 से जब एरो होने लगे 100, 101, 102 मतलब कि आपको फीवर है, आपको बुखार आ रहा है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर ऐसा रहे तो मतलब क्या है कि आपको फीवर आ रहा है। ठीक है, केल्विन में क्या हो जाएगा 310, और रीमर में कितना हो जाएगा 558। उसी प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, अगर सेल्सियस में मान रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका इसके लिए हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, केल्विन के लिए 273 और 492 हो जाएगा रीमर के लिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एयर है। इस प्रकार से क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो कि ये बता रही हैं कि चीज़ तो बिल्कुल सेम है, देख रहे हैं ना यहाँ पे आप, जो ये है वही ये है, और वही ये है, और वही ये है। जैसे क्या देख रहे होंगे आप कि जो ये है चाहे 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, या 373 केल्विन बोलो, या 672 रीमर बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, 273 केल्विन बोलो या 492 रीमर बोलो, चीज़ एक ही है, सिस्टम एक ही है, बशर्ते क्या है सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। इस प्रकार से अगर आपको हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग रिलीजन है, कोई हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, कोई हाथ ऐसे करके खुदा को याद करता है, कोई
इस प्रकार से शायद इस प्रकार से कुछ करता है, वो चर्च वाले करते हैं, क्रिश्चियन लोग करते हैं। ठीक है, तो सबका तरीका एक ही है, सब लोग ऊपर वाले को ही याद कर रहे हैं, सब लोग अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। कोई इस तरीके से कर रहा है, कोई उस तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, मतलब कि कर तो रहा है सब लोग एक ही चीज, ऊपर वाले से फरियाद रख रहा है, अपनी अपनी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए वो कह रहा है, लेकिन क्या सबका तरीका अलग अलग है, काम एक ही है, तरीका अलग अलग है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब कुछ सेम है, ये इसका 100, इसका 212, इसका 373 और इसका 672, चारों क्या है आपस में एक समान है, लेकिन क्या है कि अलग अलग तरीके से ये अलग अलग स्केल में दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चारों स्केल में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका जो क्लास, ये वाला क्लास था क्लास 11, वो आज फिनिश होता है। ठीक है, क्लास 11 हमें फिनिश होता है यहाँ पे, और हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है, आज आपको एक बार हिंट अप कर देते हैं। शुरू किए थे हम लोग, कहाँ शुरू किए थे हम लोग, आज शुरू किए थे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा था कि जिस टेम्परेचर पे क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है, तरल है, वो ठोस में बदलना चालू कर देता है, वो आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट। वेपराइजेशन में क्या होता है, कोई भी तरल पदार्थ क्या होता है, भाप में या फिर गैस में बदलना चालू कर देता है, वो आपका वेपराइजेशन हो जाता है। और जो वाष्पीकरण उसको कहते हैं हम लोग, और जो वाष्पीकरण वो क्या कहते हैं, ठंडक को उत्पन्न करती है। फिर आपके स्केल्स थे, 4 तरह के स्केल्स थे। फ़ारेनहाइट, इसमें क्या था कि आपका याद रखना था फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, और कितने बराबर भाग में बांटा जाता है। सेंटीग्रेड स्केल था, सेम कहानी, कितने पे फ्रीजिंग है, कितने पे बॉइलिंग है, कितने बराबर भाग में बांटा जाता है। फिर आपका केल्विन था, केल्विन में क्या था, कितने पे फ्रीजिंग है, कितने पे बॉइलिंग है, कितने बराबर भागों में बांटा जाता है। फिर आपका र्यूमर था, कितने पे फ्रीजिंग है, कितने पे बॉइलिंग है, और कितने बराबर भागों में बांटा जा रहा है। फिर सबसे लास्ट में क्या था, चारों स्केल्स में आपका कंपैरिजन था कि चारों तो जो आपके स्केल हैं अलग अलग स्केल हैं, इसके लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, या फिर इसके बराबर है। इसे लिखा ना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। या तो आप अगर आपके जो बॉडी का जो नॉर्मल तापमान है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस भी है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके बॉडी का तापमान जो है वो 310 केल्विन भी है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं आपकी जो बॉडी का जो तापमान है वो 558 र्यूमर भी है। चीज़ एक ही है, बशर्ते क्या है, तरीका आपका मोड्स अलग अलग है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपका खत्म होता है। जितनी चीज़ें मैंने आपको आज बता रखी हैं इसको पढ़िए, समझिए, दिक्कत होती है तुरंत फ़ोन कीजिए, समस्या को सॉल्व कीजिए। और अगर इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो इंटरेस्ट कैसे लाया जाए उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टॉपिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या करें। उसके लिए भी समाधान है हमारे पास, वो बताएंगे आपको। लेकिन जिसको लगे कि हमको सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई में, वही कॉल करें, ताकि उनको कुछ टेक्निक्स बताएं जिसके ज़रिए कि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए टॉपिक्स में, समझ आए टॉपिक को, थोड़ा सा आसान लगे उनके लिए। पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन क्या है कि इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। इसका याद रखेंगे, ध्यान देंगे आप, थोड़ा पढ़ना है लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ठीक है, अब तो आपकी जो क्लासेस हैं वो रूटीन वाइज हो गई है ना। मंडे को थ्योरी जाता है, ट्यूसडे को आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग रहती है, और वेडनेसडे को वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी रहती है। और फिर वही कहानी 3 दिन रिपीट फिर से कर दी जाती है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। तो खैर अब तो आपका लोड कम हो गया होगा ना। पहले जहाँ पे सप्ते में जा रहे थे 4-4 नोट्स, अब जा रहे सीधा वो 2 नोट्स, सीधा 50% घट चुका है। तो क्या है कि लोड कम हुआ है, तो अब आप पढ़िए, वीडियोज़ को देखिए। जैसा कि हम लोग चैनल पर देखते वगैरह हैं, व्यूज़ बहुत कम रहते हैं। व्यूज़ बहुत कम रहने का मतलब क्या है कि आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई आपसे, मतलब कि आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। सिंपल सा फंडा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप वीडियोज़ को देख भी नहीं रहे हैं, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। पढ़िए, समझिए, ताकि एक चीज़ का ध्यान दें हमेशा, आपकी एग्ज़ाम के लिए कभी मत पढ़िए। एग्ज़ाम के लिए कभी नहीं पढ़िए, हमेशा नॉलेज गेन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को का विकास करने के लिए ही पढ़िए, ताकि आपके पास जानकारी रहे, ताकि आप किसी भी फील्ड में अपने आप को अव्वल दर्जे का साबित कर सकें। क्योंकि जो आपका ज्ञान है यही आपको रिप्रेजेंट करेगा और यही बताएगा कि आप कितने पानी में हैं और आपकी काबिलियत कितनी है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है।
एग्ज़ाम का क्या है कि सरकार कभी भी करा सकती है, आज, कल, परसों, महीने के बाद, कभी भी करा सकती है, उसके लिए सोचना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो एग्ज़ाम कभी भी हो, कोई इश्यू नहीं है, कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ें समझ में आएँगी जो मैंने आपको अभी आखिरी में बताया। असल जो क्लास था ना, वो ये लास्ट का 1 मिनट का था, जो अभी मैंने बताया आपको 2 मिनट का जो भी बताया, असल क्लास वही था। ये सब तो जो मैंने बता रखा है, ये सब तो बस ऐसे ही था। ठीक है? तो ध्यान दें, पढ़ें, समझें, कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन करें, समाधान समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी संपर्क करें। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।